नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में, जिसमें आज हम बात करेंगे तमाम पहलू पर। दरअसल दुनिया की सबसे अहम समुद्री राह होर्मुज़ स्ट्रेट क्या अब कारोबार का रास्ता रहेगा या फिर टकराव का मैदान बन जाएगा? तमाम सवाल हमारे जहन में इस समय घूम रहे हैं। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20% टैक्स वाले बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हमलों ने पूरे पश्चिम एशिया को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरानी हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत ने भारत की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है, जबकि यमन से हूती विद्रोहियों तक हथियार पहुंचने के दावे ने इस संकट को और भी गहरा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार, कूटनीतिक और सुरक्षा का भी है। क्या होर्मुज़ अब दुनिया की सबसे बड़ी जंग का नया मोर्चा बनने जा रहा है? क्या महाशक्तियों की इस टक्कर का असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? और इस पूरे संकट में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इन्हीं सब बिंदुओं पर होगी आज की हमारी खास चर्चा। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। जय सिया राम, राधे राधे दीपाली बहन और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। जी सर, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, ईरानी हमले में भारतीयों की मौत हुई है, डिप्लोमेट को दिल्ली में तलब किया गया है, तो इस पूरे सिनेरियो को सर आप कैसे देखते हैं? हमले का दौर सर अभी भी लगातार जारी है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुख की घटना है, हमारी हार्दिक संवेदनाएं। ओम शांति, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। मसला बड़ा है दीपाली जी, क्योंकि जो अभी टोटल मृत्यु दर है वो 8 से 12 के बीच का है। क्योंकि कुछ लोग हमने मिसिंग डिक्लेयर कर रखे, जैसे कल परसों में एक और भाई की बात कर रहे थे, वो मिसिंग था। अब उसको कब डेड कन्वर्ट डिक्लेयर किया जाएगा, वक्त की बात है। क्योंकि अगर आप 2 4 6 घंटे में आदमी को नहीं ढूंढ पाते हो तो फिर ढूंढने के चांस कम हो जाते हैं। ये हम नहीं कहते कि हम तो प्रभु से ये कामना करेंगे सब स्वस्थ रहे, हमें मिले। पर देखिए, इस हमले में एक भाई हमारा वीर गति को प्राप्त हुआ है और 8 लोग जख्मी हैं, जिसमें से कम देखिए मुझे लगता है कि 4 सीरियस है। और क्योंकि 8 में से 6 भारतीय है, तो अब भगवान जाने, मतलब कुछ यहाँ कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही। 3 से 4 लोग हमारे और मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेट न्यूज है, बतानी पड़ेगी कि हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो यहाँ मसला एक मृत्यु का नहीं है, मसला 3 से 4 लोगों का है। कल जो एक भाई मिसिंग हुआ, उसको भी कब आप डेड डिक्लेयर करोगे? और उससे पहले भी ये घटना हुई, याद कीजिए, इन्होंने एक बार फिर जहाज को अटैक किया था, तब खबर आई जी अमेरिकनों ने किया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हमने नहीं किया, ईरान फिर गोल हो गया। मुझे लगता है MEA ने बहुत बढ़िया काम किया। मेरा तो आपके चैनल और अपने चैनल और बाकी अन्य टीवी चैनलों के माध्यम से हमेशा निवेदन ये रहता था कि इनको बुलाइए, इनका जरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड कीजिए और इनको समझिए, अगर यही हरकतें करनी है तो बेटा जाओ पाकिस्तान में एम्बेसी खोलो, लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद के ऑफिस में खोल देना, काम तुम्हें वही करना तो वो जाके वहां खोलो। यहां भारत में जो लोग एम्बेसियां खोलते हैं वो सभ्य लोग होते हैं, जिहादिक मानसिकता वाल रखने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। जबकि इन्हें पता है हमारे लोग हैं, जबकि इन्हें पता है हमारे लोग शिपों में, ये तब भी अपने एक्टिविटीज करते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मरता रहे। हमारे लोग की तो दूर की बात छोड़िए, इन्होंने तो अपने 50,000 लोग मार डाले। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, ये मानसिक, ये ईरानी नहीं है, इनको ईरान नहीं कहना चाहिए, इनको मुल्ला रजीम कहना चाहिए। ये मुल्ला रजीम खतरनाक है, ये आतंकवादी है। कल यूनाइटेड किंगडम ने आपके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC को आतंकवादी घोषित कर दिया, पूरा यूरोपियन को आतंकवादी घोषित कर चुका, ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवादी घोषित कर रखा। तो ये आतंकवादी है। आतंकवादियों को वर्दी लगाने से कहीं वो साफ सुथरी सेना नहीं बन जाती। जो कल अटैक हुआ, अब देखिए UK के 2 जहाज थे, उन पर अटैक हुआ और वहां अनफॉर्चुनेटली आप दुनिया का कोई भी जहाज देखिए, 10 में से 7 जहाजों पे भारतीय मूल का बंदा होगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, हम सबसे ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं दुनिया में, हमारे पास सबसे ज्यादा युवा है, तो जाहिर सी बात है हमारे लोग काम करेंगे दुनिया भर में जाके। इसको बताते हुए तब भी इन्हें शर्म नहीं आती। और मैं ME से अब की बार बहुत खुश हूं कि मुझे लगता है काफी उनको खातिर तवाजु उनकी हुई है। और इन्हें ये आप बताइए, भारत की तो छोड़िए, कल परसों इन्होंने कतर पर अटैक किया। कतर के शेख अल थानी साहब के फादर की मृत्यु हो गई, फॉर्मर अमीर ऑफ कतर। वहां मातम छाया, वहां लोग मातम मना रहे। इन्होंने सबसे बड़ा मिसाइलों वाला हमला किया, जबकि कतर इनके लिए सबसे ज्यादा नेगोशिएट करता है। और शाम तक को महसूद पेजिस्किन फोन करके कहते साहब हमें आपकी फादर की मृत्यु का बड़ा दुख है। कह रहा भाई, सुबह से तुम रॉकेटें चला रहे हो, तुमने हमारी ऐसी तैसी कर ली, और हमारे फादर मरे, कतर के अमीर मरे, एक दिन तो रुक जाते, अगले दिन रॉकेट चलाते भैया। नहीं, फिर शाम को वो संवेदनाएं भी व्यक्त करते, और वो तो मुसलमान है, हम तो फिर भी काफिर हैं।
तो आप समझिए ये आतंकवादी मानसिकता है, ये जिहादी मानसिकता है। ये कोई ईरान वीरान नहीं है, मुल्ला रजीम है, ये ऐसे ही करती रहेगी और ये सुधरेंगे नहीं। आपको क्या लगता है हमने एम्बेसडर को बुलाया, इन्हें कोई फर्क पड़ रहा है? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको कल कह रहा था, अमेरिकन लोग सब कह रहे कि अलतकिया है, ये सब अलतकिया है। अभी हमें कह रहे थे आपने खमैनी के फ्यूनरल पे मैं इतना अपनी सहानुभूति दी, भारत का डेलीगेशन आया, भारत के अता हुसैन साहब गए, मार्गरीटा साहब गए, और भी हमारे एम्बेसडर साहब गए, क्यों क्या फायदा हुआ? आपने फिर वही किया जो आपको करना था। देखिए हमारे लोग अगर हताहत होंगे तो हमारा दिल जलेगा, जाहिर सी बात है, हमारे भाई के पैर में भी कांटा चुभेगा, हमें तकलीफ होगी। हमें कहता जो आपको करना जाके यार अमेरिका के शिप पे अटैक करो, इसराइल पे अटैक करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। भारतीय मूल के लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे, जो बेचारा नौकरी कर रहा है यार, जो दाल रोटी खा रहा है, उसकी मैयत उठा के तुम्हें क्या मिलता है? उसको मौत के घाट उतार के क्या मिलता है? मर्द मुजाहिद हो तो अमेरिका पे हमला करो ना। अमेरिका के 70 शिप पे, मैं सबसे कह रहा हूं अमेरिका के 70 शिप। और आज समय यह भी आ गया, भारत में जो इनके हितैषी है, मैं कह रहा हूं उनको बेनकाब करना चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए। आप इनके हितैषी, आप इनको बड़ा समर्थन देते हैं, आज आपके पास कोई जवाब है? आज महबूबा मुफ्ती कुछ बोलेगी? आज ये जो लोग खमैनी के, सलमान खुर्शीद का कोई बयान आया, या ये हाँ सुमित पीर बोलेगा, MH1 बोलेगा, हमारा कोई काम नहीं? क्यों महबूबा मुफ्ती जी आपको तकलीफ नहीं हुई? सलमान खुर्शीद साहब आप तो फॉर्मर विदेश मंत्री रह चुके, आपके मुंह से एक शब्द नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेस, कोई कुछ नहीं। हाँ जब खराब हुआ काम मोदी बोलेंगे, जयशंकर बोलेंगे, वो ठीक करेंगे। और यहां लोग कह रहे थे अरे मोदी जी खमैनी के फ्यूनरल में क्यों नहीं गए? इसलिए खमैनी के फ्यूनरल में जाते हैं कि और लाशें आके गिने। जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ, इन्होंने अपनी औकात दिखानी। मेरा खून बोल रहा है ये सब देख के, क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की, हमारे भारतीय मूल के भाइयों की लाशें नहीं देख सकता। यंग लड़के हैं, 23-23, 24-24 साल के बच्चे हैं, हमारी आधी उम्र के लोग हैं, हम उनकी लाशें देखेंगे? देखिए ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना। और मैं अनफॉर्चुनेटली मैं हाथ जोड़ के ये कहूंगा, लोगों को बुरा लगे पर मैं माफी चाहूंगा, ये आप इनसे ज्यादा उम्मीद ना करें, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। सच ये है, अब हमारे सेलरों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ईरान को आप डिमार्च दे, कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कान पे जूं तक नहीं रहती। आतंकवादी आतंकवादी रहते हैं, हरी वर्दी लगाओ, काली वर्दी लगाओ, पीली वर्दी लगाओ, जहादी जहादी रहता है। ये एट द एंड ऑफ द स्टोरी है, ये हकीकत है, कटु सत्य। दीपाली बहन माफ करिएगा, मैं आपके चैनल पे दिल खोल के बोल रहा हूं, क्योंकि हमें अपने जनता को वास्तविकता बतानी पड़ेगी। MH1 के प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविकताओं से अवगत कराना पड़ेगा। मोदी जी, जयशंकर साहब, जायसवाल साहब जो कर सकते हैं कर रहे हैं, बट यहां परिस्थिति हमारे हाथों के काफी बाहर है। वास्तविकता ये है जी। जी, लेकिन सर इस पूरे सिनेरियो पर भारत की तरफ से भी अब रिएक्शन आए कि जहाजों को निशाना बनाना बंद करो, तो इससे क्या समझे, क्या जानबूझ के भारतीय जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है सर? देखिए इनको एक चीज जरूर पता है, दुनिया में जो मैरीटाइम, मैरीन मर्चेंट नेवी है या मैरीन इंजीनियर्स है, काफी भारतीय है। क्योंकि ये नौकरी आसान नहीं होती, बहुत टफ नौकरी है, और इसमें भारतीय लोग जाते हैं। हम जानते हैं हमारे लोग बड़े मेहनत कश, बहुत मतलब जी जान से मेहनत करते हैं। अब आप किसी भी, अब यूएई के 2 जहाज थे, ठीक है जी, एक मुफासा था, एक और नाम, कुछ एक और था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अरबिक नाम था। दोनों पे आपने अटैक किया क्रूज मिसाइलों से, और आपने अटैक किया, वहां लोग घायल हो गए, कुछ लोग मर गए। तो भाई अगर आप बेगुनाह शिपों पे क्यों अटैक करो? मुझे तो पहले ये बात बताओ, अमेरिका के 70 जहाज खड़े वहां, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ, मैं जहां अटैक करना तो उस पर करो ना यार, वहां तो अंदर मिलिट्री है, फौज है, उनका काम है लड़ना। वो अमेरिकन है, इसराइल पे अटैक करो ना, अगर औकात है तो इसराइल पे अटैक करके देखो। मुझे बताइए ये शिपों पे अटैक करने का क्या मतलब? वहां 70% चांस है आज की दुनिया में कोई ना कोई भारतीय उस शिप में होगा, ये एक वास्तविकता है। 70% चांस है कोई ना कोई भारतीय होगा। अब आप यूके वाली, अब ये दुबई वाली शिप की बात करें, इसमें जी 2 जो बेचारे और जख्मी, वो यूक्रेनी है। अब यूक्रेनी बेचारा यहां जख्मी हो गया, अब 4 तो खुद आपका यूई कह रहा है सीरियस है, क्रिटिकल है। तो मतलब ये रोज का खेल हो गया, ये रोज का तमाशा हो गया। मैं ये अपेक्षा करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं सिर्फ ये मेन करूंगा सर, इनका ना हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा। अगर इनकी ये प्रवृत्ति अब बंद नहीं हुई, इनकी एम्बेसी को यहां से बंद कराइए, बोल या पाकिस्तान में खोलो, मुल्ला मुनीर के घर पे खोलना, बिजली पानी का बिल भी नहीं आएगा, वहां खोलो। क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियां चलती रही, अगर इनको लोगों की संवेदनाओं का कोई लेना देना नहीं, हम जो इनके दोस्त बन के रहते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोगों शिपों पर अटैक करते रहेंगे, तो मैं माफी चाहूंगा कि भारत बहुत दिनों तक ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारा युवाओं की हम लाशें नहीं देख सकते, हम अपने यंग लड़कों की लाशें नहीं देख सकते जी, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। और वो लोग कोई फौज के लिए नहीं लड़ रहे, कोई इजराइल अमेरिका के नहीं लड़ रहे, वो अपनी दाल रोटी कमा रहे हैं,
सिर्फ दाल रोटी कमा रहे। क्या कोई दाल रोटी कमाने बाहर जाएगा, आप उसको मारोगे, उसको मौत के घाट उतारोगे? कहां लिखा ये? किस किस इस्लाम में ऐसा लिखा, किस कुरान में ऐसा लिखा? कहीं ऐसा नहीं लिखा। यह आपकी जहादी प्रवृत्ति है, आपके हवस है, आपकी पावर की, आपकी हवस है पैसे की, जो आप ये हरकतें उल्टी सीधी करते हो। भाई हमें फर्क पड़ता, तुम शायद मर के जन्नत जाते हो, तुम्हें तुम्हारी जन्नत मुबारक, पर हमें फर्क पड़ता है। हमारे 23 से 24 साल के लड़के जाएंगे तो हमारे दिल पे छुरिया चलती है। हम जन्नत और जहाद वाले नहीं है, तुम्हें जिसको जन्नत जहाद जाना जाओ, पर हमें भैया इसे छोड़ दो, ये शिपों पे अटैक करना छोड़ दो। मैं आपको कह रहा हूं, अगर ईरान की हरकतें ऐसी रही तो एक दिन ये युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है, ये युद्ध फूटने वाला, और दुनिया भर की ईर्ष्या का केंद्र ये लोग बन गए हैं। और ये इनके सारे नाटक नौटंकी, अब मैंने कतर का भी आपको बताया, सुबह उन पर रॉकेट चला रहे, अमीर साहब के फादर की मृत्यु हुई है, शाम को उनको फोन करे, सर आई एम वेरी सॉरी ऑफ योर लॉस। मतलब ड्रामेबाजी की भी हद है यार। और मुझे सबसे आज खुंदक आ रही है, मैं सच बताऊं आपको, जो उनके हिमायती आते हैं ना टीवी चैनलों पे, ये आते हैं इधर उधर घूमने, अरे ईरानी मोदी जी को वहां जाना चाहिए था, मोदी क्यों नहीं गए, मोदी क्यों ये नहीं हुआ। आज वो कहां है? आज उनको क्या सांप सूख गया? महबूबा मुफ्ती का है, सलमान खुर्शीद का है, और जो लोग यहां से गए थे वो कहां है? उनके मुंह से आज एक शब्द क्यों नहीं निकलता, एक टिप्पणी? वो क्या ईरान को वो कंडेम करेंगे टीवी पे आके? सलमान खुर्शीद साहब इतने बड़े नेता हैं, राहुल गांधी कंडेम करेंगे, प्रियंका गांधी कंडेम करेंगी? क्या हमारे विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, आप देखिएगा। बट मैं आपको बोलूं, अगर अमेरिका पे इतना सा आरोप लगे, सारे टूट पड़ेंगे, सारे आएंगे बोलने। पर एमईए ने जो किया बहुत बेहतरीन किया। मुझे लगता है भारत भी बहुत जल्दी, आप देखेंगे दीपाली बहन, अपना रुख इस सारी परिस्थिति की ओर बदलने वाला। भारत के पास कुछ कदम है जो भारत ले सकता, और ऐसे में व्यापार तो दूर की बात है, ऐसे प्यार व्यापार तो नहीं हो सकता। आप लाशें बिछाओगे, प्यार व्यापार नहीं होगा। मोदी जी ने एक बात सीधी कही थी, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और व्यापार भी एक साथ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सीधी बात है। आज मैं एक और शब्द बोल दूं, जरा सुन लो, अगर कोई सुन रहा हो, तेल और खून एक साथ नहीं बह सकता। तुम्हें लगता तुम हमारे जवानों का खून भाओगे, हम तुमसे तेल लेंगे? वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं कहता हूं भारत को ईरान का, वैसे तो भारत लेता नहीं, पूरा बहिष्कार करना चाहिए। वैसे सैंक्शंस लग गई, हम ले नहीं सकते। पूरे ट्रेड का बहिष्कार करना चाहिए। वैसे भी $1.4 बिलियन का ट्रेड है, कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर नई रेजीम आएगी, हम उनसे व्यापार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये रेजीम है, हमें इनसे दूर से राम राम करनी चाहिए, क्योंकि दीपाली जी, ये सुधरने वाले नहीं है। आई एम सॉरी, बट ये सुधरने वाले नहीं है जी। बिल्कुल सर, माइंडसेट जो है बिल्कुल भी नहीं सुधर रहा है। इसका खामियाजा जो है तमाम युवकों को भी भुगतना पड़ रहा है, चाहे अन्य देशों की सर बात क्यों ना की जाए। लेकिन सर आगे बढ़ते हैं, अगर बात की जाए इस समय डोनाल्ड ट्रंप की, तो सर ट्रंप ने खुद को होर्मुज़ का संरक्षक देवदूत घोषित कर दिया है। मतलब इतना बड़ी स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से दी गई है, अब इसे कैसे समझे? किंग कौन है सर? देखिए, ट्रंप के साथ स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है। ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति है, पल में ताप तोला पल में माशा, हेड भी उनकी टेल भी उनकी, वो मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ट्रंप तो वो है। अब ट्रंप ने क्या बोला कल? ट्रंप ने बोला जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा कंट्रोल है, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल कर लिया, और हम इसके गार्डियन एंजल है, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर जी। आपको निकलना, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके एवज में आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि जो भी आप कार्गो ले रहे हो उसका 20%। क्योंकि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाटर में, हम इसको प्रोटेक्ट करें, हमारे लोग लगेगा, हमारा रास्ता लगेगा, बारूद लगेगा, रिस्क ले रहे हैं, तो हम आपको हम इसका प्रोटेक्शन पैसा में देना पड़ेगा। आज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है, ईरान का कोई लेना देना नहीं, ईरान का, ओमान का, किसी का कोई मतलब नहीं भैया, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की लड़ाई चलेगी लंबी, क्योंकि ट्रंप की दो रुखती रगे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और आपका यूरेनियम फिलहाल अगले दिन का मसला है। फिलहाल कल ईरान बम नहीं बना रहा, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की लड़ाई लंबी चलेगी। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका इससे हटेगा नहीं। ये हफ्तों चले, महीनों चले, साल चले, 1.5 साल चले, ये लड़ाई चलती रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली एक दिन ऐसा आएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ट्रैफिक लगभग खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी लोग समझ जाएंगे कि यहां से जाना वाइबल नहीं। आपका 20% तो आपके कार्गो का ट्रंप को देना आपको, और आपको बाद में इंश्योरेंस का कॉस्ट, उसके बाद भी आपको इंश्योरेंस मिले ना मिले। तो अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी का भट्टा बैठने का काम ईरान करा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तेल मोस्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बिक रहा है। अब एक पॉइंट प्रपोज है कि जी वहां से सऊदी से जाके इलात होके हुए जाएगी, वो एक विकल्प है, या इस कोस्ट से आप बेच दो, वो थोड़ा बहुत विकल्प है। बट यहाँ आपके हूती एक्टिवेट हो रहे, वो सऊदियों पे भी हम बात करेंगे, खैर वो सऊदी हूतियों वाला एंगल हो रहा, तो जी। आपका रेड सी, बाबर मंडेल, गल्फ ऑफ ईडन, यहाँ भी दिक्कतें आने वाली है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, सारी परिस्थितियां खराब है। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे चलाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, पर दुर्घटनाएं होती रहेंगी। आप देखिए 10 में से 9 चीजें बचा लोगे, पर तब भी आधी चीज एक चीज होगी। उनका रोज काम है मिसाइलें चलाना, उनका रोज काम है
बेगुनाहों को मारना। अब देखिए कितनी भी पुलिस लगाए, कितनी भी आर्मी लगाए, आतंकवादी घटनाएं कम होती दीपाली बहन, खत्म नहीं होती। ये वही वाली बात है, अगर मैं आतंकवाद पे आ गया तो घटनाएं कम होगी, नुकसान कम होगा, इतना रह जाएगा, इतना नहीं होगा। पर अगर आप बोलो ये खत्म होगा, जीरो होगा, जी नहीं, ये खत्म जीरो उसी दिन होगा जिस दिन रिजीम खत्म, जिस दिन आईआरजीसी खत्म। जब तक रिजीम और आईआरजीसी है, न ये खत्म होगा न ये जीरो होने वाला। ट्रंप बैठे या कोई और बैठे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जी जी, लेकिन सर इस पर जो है ईरान की तरफ से भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। देखिए, ईरान कहता है कि जी, ईरान ने तो मजाक किया, कह रहा कि हमें कोई विदेशी चौकीदार नहीं चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए हम काफी है। जी। जबकि वास्तविकता ये है दीपाली बहन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटरवे किसी के बाप की जागीर नहीं, ना ट्रंप की ना बिल्कुल। ईरान की। जब ईरानियों ने पहले हम लेंगे, हम जजिया लेंगे, हम करें, और इन्होंने शिपों को अटैक करना शुरू किया। अब देखिए, अमेरिका को या तो हार माननी है, घुटने टेकने हैं, तो अब सरेंडर कर दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या अमेरिका को लड़ना है। अगर अमेरिका लड़ता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, चाहे साम दाम दंड में जैसे भी करे। ऐसे परिप्रेक्ष्य में अमेरिका कहता है जी ठीक है, मैं आपसे पैसे लूंगा, अब मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। हो सकता कल को पैसे भी ना ले, कहने की बातें। बट ईरान कहता है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरा है। अब ईरान की बात समस्या क्या है, वो कहते हैं मैं फ्रेंडली शिपों को जाने दूंगा, अनफ्रेंडली शिपों को नहीं जाने दूंगा, मैं अप्रूवल दूंगा तब जाने दूंगा। ट्रम्प कह रहा है कोई भी पैसे दो, निकलो, बात खत्म, मेरा फ्रेंडली अनफ्रेंडली का चक्कर नहीं, अप्रूवल का चक्कर नहीं, आपको ट्रांजिट करना है, मेरे कस्टो मैं पैसे ले रहा हूं। जैसे पनामा कनाल से शिप निकालते हैं, कोई भी शिप निकले, अगर आप चलते हैं तो आपको एक बहुत हेवी अमाउंट देना पड़ता है अपने शिप को वहां से निकालने के लिए, बिकॉज आपका काफी वक्त और ईंधन और टाइप पैसा बचता है। ठीक उसी तरह से अगर आप हॉर्मोस में जाना चाहते हो, हम आपसे पैसे लेंगे, आप दे दीजिए हमें, या अन्यथा आप कोई और रास्ता चुने। बट ये नहीं है कि ये दोस्त कंट्री है, ये दुश्मन कंट्री, इसको अप्रूवल दूंगा, इसको अप्रूवल नहीं दूंगा, नहीं है। ये फर्क है। ईरान इस पर ऑब्जेक्ट करेगा, ईरान बम चलाता रहेगा, ड्रोन चलाता रहेगा, दुर्घटनाएं घटती रहेंगी, कहानी चलती रहेगी। ये फिर तेरी कहानी याद आई वाला सीन है। ये शिपों को हिट करने वाली दुर्घटनाएं घटेंगी, बट खत्म नहीं होंगी। वैसे भी कल मैं आपको बताऊं, मल्टीपल शिप्स और टैंकर हिट हुए। अभी तक 2 की हमारे पास खबर है, उससे ज्यादा हिट हुए, खबरें धीरे धीरे आ रही है। जी। और देखिए कितना नुकसान हुआ अभी तक हमें नहीं पता, पर अपेक्षा ये है, जो उम्मीद है, जो अनुमान है, नुकसान काफी ज्यादा हुआ। छोटा नुकसान इसे मत मानिएगा, और भी बुरी खबरें आ सकती हैं। प्रभु से हाथ जोड़ के कामना करूंगा ऐसा कुछ सुनने को ना आए, बट दिमाग ये कहता है कि हमें कुछ बड़ी बुरी खबर के लिए तैयार होना चाहिए। जी सर उम्मीद तो यही की जा रही है कि कोई बुरी खबर ना मिले, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा किस तरीके से अपडेट इस हमले को लेकर सामने आता है। लेकिन अब बात जरा करना चाहेंगे बलूचिस्तान को लेकर। सर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को एक झटका देते हुए खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक बयान भी शेयर किया गया है जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से स्वतंत्र देश घोषित किए जाने का दावा किया है। सर इसका पोस्टर मेरे हाथ में, मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगी। साफ तौर पर उन्होंने ये पोस्टर जारी किया है जिसमें क्लियरली सर लिखा है द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। पोस्टर की सर टाइटल है, और इसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखी है सर, बलूचिस्तान हैज डिक्लेयर्ड इट इंडिपेंडेंस। सर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, इससे पहले भी हालांकि ये घोषित किया जा चुका है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो दीपाली बहन और सारे बलूच भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, आपका नया रिपब्लिक बना है, हम तो आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, भारतीयों की तरफ से, सनातनियों की तरफ से। और हम तो शुरू से कह रहे हैं, खासकर मैं तो बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, मैं तो बलूचिस्तान केवल पाकिस्तान के नक्शे पे है, अलग कंट्री है। बलोच भाई अलग, खुद मुख्तार है, अलग है, कोई पाकिस्तान से लेना देना नहीं। हम तो कह रहे थे मुल्ला मुनीर की औकात नहीं, वो कोयटा जाके दिखा दे भाई। पीछे जो बलोचों ने अटैक वटैक किए, पाकिस्तान की आर्मी की तो मैयतें बनी है बलोचिस्तान में। और जो मुल्ला मुनीर पे अटैक हो रहे थे, बलोचिस्तान को लेके ही तो हो रहे थे। भाई तू वहां बलोचिस्तान में क्या कर रहा है? आप देखिए, जब ये बलोच भाइयों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जब मुल्ला मुनीर पे हर हजार तरह के आक्षेप लग रहे, जो मौलाना फजलुर रहमान और एलियास मौलाना डिजल ने कहा भैया तू अगर फौज का आदमी है तो या तो बलोचिस्तान केपीके में जाके काम कर, वरना ये वर्दी उतार के चुपचाप बैठ जा। तो जब ये चीजें हमें देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की आर्मी फेल हो रही, बलोचों ने पूरा वर्चस्व जमा लिया। और बलोचों ने ट्रंप को भी एक बार बोला था, बोला साहब आप बलोचिस्तान की डील करनी हमसे करो ना, आप पाकिस्तानी उससे क्यों करते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी बलोचों को हमारा हमेशा एक वो प्रोत्साहन है हमारा, एक हमेशा उनको एक कहना, हम उनका हौसला अफजाई करते हैं उर्दू में कहूं तो। और दूसरी बात यह है, देखिए ये तब होता है जब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस गए, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने जाके किया जी ये जो बीएलए है ये बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संस्थान है, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो। और दीपाली जी मजे की बात यह है
पाकिस्तान को अपने सिवा कोई एक सपोर्टर नहीं मिला, तुरंत वो क्वॉश हो गया। अब सोचिए, दो दो थप्पड़ लगना किसी के मुंह पे। बलोचों ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और यहाँ यूनाइटेड नेशंस में आप गए जी, बीएलए तो आतंकवादी संगठन है, सब हमें तंग कर रखा, हमारी फौज के लोगों को मारता। आपको तुरंत वहीं 0/सन्नाटा मिला, आपको तुरंत खारिज कर दिया गया। अगर आप इस प्रकरण को देखेंगे तो मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी जीत है। और मुल्ला मुनीर के लिए तो मुझे लगता है कि ये कहते हैं ना कि नेल इन द कॉफिन अंग्रेजी में, ये तो मैयत उठने जैसी बात है। और पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, पाकिस्तान का आईएसआई क्या कर रहा है, पाकिस्तान का शासन प्रशासन क्या कर रहा है। और बलोचिस्तान में जो भी मिनरल्स है, जो भी रिकोडेक वगैरह है, वो तो बलोच भाइयों का है। और बलोच भाइयों ने जितनी अपनी कुर्बानियां दी है, जितना उन्होंने खून बहाया है। देखिए, बलोचिस्तान के बारे में मैंने आपको बोला होगा, मैं फिर रिपीट करूंगा आज। भाइयों बहनों, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान 5 साल में खड़ा हुआ है। 5 साल पहले वहां कुछ नहीं था। और उस कब्रिस्तान में जो बच्चे दफन हैं, उनकी एवरेज एज 24 साल है। और वहां लोग अब भी आते। एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति तो रोज झाड़ू लगाता कब्र पे, एक ही बेटा था, उसको पाकिस्तान की फौज ने मार दिया। वो बेचारा अब भी रोज कब्र पे झाड़ू लगाने आता। काफी मेरे लोग हैं बलूचिस्तान से, बहुत फैन है मेरे, बलूचिस्तान में बड़ा सपोर्ट करते। बट मैं आपको बताऊं, ये हकीकत है। जी। बलूचिस्तान में शोषण है, बलूचिस्तान में उनका मतलब दोहन हो रहा है। और याद कीजिए, बलूचिस्तान के बड़े लीडर हमारे पास आए थे, चाचा नेहरू के पास आए थे, बोला सर हम तो भारत का पार्ट होना चाहते, हमारे नेहरू जी ने मना कर दिया। जैसे यूएनएससी में हमें सीट मिली थी, नेहरू जी ने मना कर दिया। इसराइल का मोसदेयान आता, कहता इंदिरा जी कोहिटा पे अटैक करते ये न्यूक्लियर बम भी नहीं बना पाएंगे, हम इंदिरा जी ने मना कर दिया। अब ये क्यों मना कर दिया, ये कांग्रेस और पाकिस्तान का क्या डीएनए का मैच है, ये तो खैर कहना मुश्किल है। पर आज जो बात है बड़ी अच्छी बात है, मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर है। और जो यूएन में इनको मुंह की खानी पड़ी, जो इनका यूएन में अपमान हुआ, और ये दोनों चीजों के देखेंगे तो यानी कि दुनिया में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान का कोई भी आधिपत्य या कोई भी हक या कोई भी इख्तियार, अगर उर्दू के वर्ड आज यूज करता हूं ताकि बलोच भाइयों को भी समझ आए, बलोचिस्तान पे नहीं है। कोई भी उनका इख्तियार बलोचिस्तान की सरजमीन पे नहीं है। और अगर ये सवे रहते नहीं निकलेंगे तो इनकी मैयतें उठ के निकलेंगे। तो भैया वक्त है, पैदल निकल लो 2 टांगों पे, वरना 4 टांगों पे तो निकल ही जाओगे। ये मैं पाकिस्तान की फौज को कह रहा हूं। बाय द वे, 1 कोर है टोटल बलूचिस्तान में, 1 कोर आपकी बलूचिस्तान में, इतना बड़ा बलूचिस्तान, वहां ईरान के साथ आपकी समस्या है। अगर कल को ईरान ने इतना 19-20 कर लिया, आप कोर को ईरान बॉर्डर पे मुंह करोगे, बलोच तो आपको चबा जाएंगे। तो आपकी 1 कोर कब तक बलूचिस्तान को बचाएगी, कहां तक बलूचिस्तान को बचाएगी, सवाल ये है। ये इन्हें सवाल देना चाहिए। और मुझे लगता है कि सीरियस इंट्रोस्पेक्टिव का टाइम आ गया है। और हम तो मुबारकबाद देते हैं, हम तो हौसला अफजाई करते हैं। आपने बड़े हक की लड़ाई लड़ी है, और कहीं ना कहीं इस हक की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हम जानते हैं आपका शोषण हुआ है, आपका दोहन हुआ, आपके साथ बहुत उत्पीड़नाएं हुई हैं। और आपको पाकिस्तान की फौज ने हर तरह की यातना दी है, हर तरह का जुल्म पाकिस्तान की फौज ने आप पे किया, और आपका यह हक बनता है। अब देखिए ना, लास्ट टाइम बलोचिस्तान की महिलाएं आई इस्लामाबाद प्रोटेस्ट करने, आपको पता उनको क्या कहा गया? जी। उनको कहा गया यहां से निकलो, मेहरांग बलोच आई थी तब, नहीं तो तेरा यही बलात्कार करवाऊंगा। ये पाकिस्तान की आर्मी ने कहा। ये जो बलात्कारी आर्मी ना, जैसे बांग्लादेश में लाखों बलात्कार किए थे, वही बलात्कारी आर्मी ने, उन्होंने कहा था यही बलात्कार करेंगे तुम सबका, नहीं तो निकलो। उन्होंने कहा था हमें बलूचिस्तान पहुंचने दो, ये जो तुमने आज हमें कहा, इसकी गूंज तुम्हें सालों तक सुनाई देगी। और मैं मानता हूं मेहरांग बलोच ने जो स्टेटमेंट दिया, वाकई उसकी गूंज पाकिस्तान की फौज को सालों बाद भी सुनाई दे रही है, सालों तक सुनाई दे रही है। और इतनी बदतमीज, अहमक और निकम्मी और घटिया है ये पाकिस्तान की फौज। कोई महिलाओं से ऐसे बात करता है कि अपने देश की महिलाओं से, उसकी देश की सौरन अपने देश की महिलाओं से जो प्रोटेस्ट करने आई है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने, कह रहा आप तुम्हारा बलात्कार यही कर देंगे। और मतलब पता नहीं अब मैं क्या बोलूं नेशनल टीवी पे, मतलब वीडियो बना देंगे, वट एवर अब बाकी आप समझ सकते हो। मतलब अश्लीलता की पराकाष्ठा, और ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि मुल्ला मुनीर को तो अब भी 2 टांगों पे निकलना चाहिए, नहीं तो 4 कंधों की भारी बहुत जल्दी आने वाली है। जी बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के पास क्या और ऑप्शन बचते हैं सरवाइव करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस समय हर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में है, चाहे इंटरनल बात करें या एक्सटर्नल बात करें। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए सिर्फ ऑप्शन क्या बचता है सरवाइव करने के लिए, क्योंकि इस समय हर जगह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सर। एक्सटर्नल बात करें, इंटरनल तौर पर बात करें, तो अब लास्ट ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के पास आपके मुताबिक?
देखिए दिवाली जी, जो आपने मुझे प्रश्न बोला, अगर मुझे पता होता तो मैं नोबेल प्राइज तो इस साल का मुझे ही मिलना था, जी। क्योंकि ये सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। ये पूरी दुनिया को नहीं पता, ये पूरे पाकिस्तान को नहीं पता। पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है। मैं दिल खोल के बोलूं, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बोलूंगा आज, घर वापसी कर ले। देखो सीधी सी बात है भैया, मेरा नाम सुमित है, ठीक है जी। मुझे कोई जिहाद नहीं करना, मुझे कोई जन्नत नहीं जाना, मुझे कोई हूरे नहीं चाहिए, मुझे कोई गाजी गजनी नहीं बनना। अगर मेरा नाम सुमित की जगह सलमान होता तो मेरे पे ये सारे दायित्व ऑटोमेटिकली आ जाते, ठीक है। ईमान तकवा जिहाद फिजिबुल्लाह मैं भी कहता रहता। तो कहीं ना कहीं इनको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको सरवाइव करना है, जो पाकिस्तान के मीडिया में बातें भी चल रही है, एक तो जी। आपको भारत शरण में आना पड़ेगा। और देखिए, ऐसे ऐसे तो भारत लेगा नहीं, घर वापसी करो। अपने जो गलतियां हुई है, देखे भाई, इस्लाम तो तलवार की नोक पे फैला था ना, किसी ने तलवार रख दी थी, अभी तो कोई तलवार नहीं रख रहा। तो भाई जो गलती हो गई किसी से, बाप दादाओं से, कोई बात नहीं, उसको ठीक करो। सनातन की शरण में आ जाओ, सनातनी बन जाओ, जहां जन्नत वन्नत वाले रास्ते छोड़ो, भारत की तरक्की में जुट जाओ। भारत में आपका पूरा स्वागत है। भारत की शरण में आ जाओ, सनातनी बन जाओ, घर वापसी कर लो, सीधी सी बात है। हाँ, बाकी आप सोचते हो कि हम अलतकिया करेंगे, हम दाएं की बात करेंगे, बाएं की बात करेंगे, भारतीयों के और उनकी संपन्नता पे ऐश करने के ख्वाब देखेंगे। देखिए वो तो होगा नहीं। भारत आज इतना मजबूत है, कोई बाहर से आ नहीं सकता, अंदर से कोई कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल। तो अब विकल्प यही है, जो गलतियां बाप दादों से की कभी आपके हुई थी उनको ठीक करो, शरण सनातन की शरण में आ जाओ, घर वापसी कर लो। और इस सारे जो लफड़े मैंने आपको बोले, जन्नत जहाद हूर वूर जो भी है, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आपके और मेरी तरह आप काम पे लग जाओगे, देश का जीडीपी बढ़ेगा, आपके भी घर बाहर चलेंगे, और भारत का विश्व में दुनिया भर में बड़ा नाम होगा। बहुत बड़ा मिशन है। हमें हमें 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे पहुंचना, जुटी है ना 30 ट्रिलियन के ड्रीम में। भाई 25 साल में 30 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी को पहुंचना है। हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप और मैं। हम टैक्स भरते हैं, आप भी मेहनत कीजिए, टैक्स भरिए, काम करिए। बाकी जो आपकी करंट स्टेट है और जो करंट मानसिकता, उससे कुछ नहीं होगा। आप, ये वही वाली बात है। आप बोलो सुमित भाई, ये जो एस्किमो है, ये 48 डिग्री में कैसे रहेगा? एस्किमो 48 डिग्री में नहीं रह सकता। या तो अंटार्कटिका में रहेगा, या 48 डिग्री में वो नहीं रह सकता। ऊंट अंटार्कटिका में नहीं जिंदा रह सकता, ठीक है जी। पोलर बेयर राजस्थान में जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए कुछ मूलभूत आपको सुधार करने पड़ेंगे, बिल्कुल। मूलभूत चेंजेस करनी पड़ेंगी। जब तक आप वो नहीं करोगे, और यहाँ तो रास्ता सिंपल है, घर वापसी कर लो, वेलकम। नहीं तो जो आपका आप अफगानिस्तान बनोगे, नहीं तो अफ्रीका का जो सबसे गरीब मुसलमान मुल्क है, उससे पीछे जाओगे। आप जानते हो एचआईवी का बवाल है, आप जानते हो पॉपुलेशन का बर्स्ट है, आप जानते हो पानी नहीं है, कुछ नहीं है, आप कोई बच्चों की एजुकेशन नहीं है। मतलब एवरीथिंग, जहां भी आप देखो दीपाली जी, हर जगह आपको हालात बद से बदतर से बेशतर ही नजर आएंगे, बिल्कुल। कुछ नहीं आएगा। और ठीक होने का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल कोई चांस नहीं। जी। जी। बिल्कुल सर, माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन सर उससे पहले थॉट प्रोसेस बदलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई अपना प्लान वो एग्जीक्यूट आगे कर पाएंगे इन अ पॉजिटिव वे, अगर हम कहना चाहें तो। लेकिन सर आगे बढ़ते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये साफ तौर पर कहना है कि समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि समझौता ज्ञापन एक परीक्षण था और ये विफल रहा है। इस पर ईरान की तरफ से भी कहीं ना कहीं कड़ी निंदा की गई है और तमाम बयानबाजी यहाँ पर की गई है, और ये भी कहा है सर हम ईरान पर और भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बड़ी चेतावनी दी गई है एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से। देखिए, जो युद्ध है दीपाली जी, एक्सपेक्टेड लाइंस पे जा रहा है। ट्रंप ने अपने जो कांग्रेस होती है इनकी, वहां का लोकसभा राज्यसभा, उसको बोल दिया है जी। हम एक लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक कर रहे हैं, हम प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स कर रहे हैं। वर्ड यूज किया गया प्रिवेंटिव स्ट्राइक। प्रिवेंटिव स्ट्राइक के लिए आपको कोई अप्रूवल कुछ नहीं चाहिए, कि कल को अमेरिका और अमेरिका के अलाइंस को हर्ट ना करें। प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर रहे हैं। जो इसराइल कहता जी मैं प्रिवेंटिव स्ट्राइक करता हूं, मैंने आपको बोला ना, इसराइल का मॉडल कॉपी हो गया बिल्कुल। इसराइल भी कहता मैं प्रिवेंटिव स्ट्राइक करता हूं। तो कह रहे जी हम प्रिवेंटिव स्ट्राइक करते हैं, उसमें हम कार्रवाई करेंगे, और ये लिमिटेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स है, हम ये करते रहेंगे। जबकि ट्रंप के पास कांग्रेशनल अप्रूवल है, तो वो इसको तो युद्ध कहता ही नहीं, वो इसको युद्ध मानता ही नहीं। पहली बात तो आप ये समझिए, कहते तो रोज का नोकझोंक है, पिकनिक है, घूम फिर आए। दूसरी बात आपने बोला एमओयू, एमओयू को लेके ट्रंप कहता है, क्योंकि ट्रंप का बन गया बेवकूफ। ट्रंप को मोसाद ने कहा, ट्रंप को सीआईए ने कहा, ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, दुनिया भर के लोगों ने कहा साहब इन जिहादियों के साथ कोई भी पेपर नहीं चलता, एज पर इस्लामिक लॉ, आप इसको उठा के डस्टबिन में आज फेंक दो। इसके लिए वैल्यू ही नहीं, एक पैसे की वैल्यू नहीं। और आप बोलोगे पजिस्किन कम मॉडरेट है, कोई 20 नंबर का जिहादी 19 नंबर का जिहादी कम है, तो हाँ टेक्निकली कम है, पर क्या आप उससे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सवाल ये है, अब जब ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी, इंसल्ट हुई ट्रंप की,
ट्रम्प की भद पिट गई, उसके एमओयू की धजिया बढ़ू। हाँ, वैसे भी इस्लामाबाद का नाम लगते ही, पाकिस्तान का नाम लगते तो कुछ होना ही नहीं था। पड़ोसी तो पैसे पहले आ गई ना पाकिस्तान का नाम लगते ही। ये ट्रम्प को समझना चाहिए था। और उसका जो मित्र है जेडी वेंस, उसकी तो इतनी मीमें बन गई, इतनी मीमें बन गई, टॉम एंड जेरी से फेमस हो गया जेडी वेंस। पर वो मसला नहीं है। देखिए, मसला ये है कि अब ट्रम्प को लग गया नहीं, एमओयू में सब बेकार हो गया। ट्रम्प अब अपने को कवर कर रहा, कह रहा देखो भाई, अमेरिका में ऐसा होता कि एक समझौते से पहले में एक एमओयू करते, एमओयू पर सब चलते, फिर उसके बाद समझौता होता, फिर ये चीजें चलती है। अब एमओयू की दशा उड़ गई। वैसे ट्रम्प आज डील की बात नहीं करता, किसी समझौते की बात नहीं करता। तो भाई साहब, आपके एमओयू का क्या हुआ? कहता यार वो तो टेस्ट था ना, मैंने एक टेस्ट किया था, डील करने से पहले क्या ये एमओयू पे टिके रहेंगे तो मैं डील करूं। जबकि वास्तविकता ये है, ट्रम्प को लगा था एमओयू चलेगा, ट्रम्प को लगा उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। नहीं तो ट्रम्प इतना अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने ट्रूथ सोशल पे लिटरली कहते हैं ना, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सर पे बैठ के नहीं बोलते। वो थोड़ा सा एक आध उनका कोई मंत्री एक आध टिप्पणी कर देता, जो उन्होंने खुद इसको अचीवमेंट बताई, बहुत बड़ी अचीवमेंट बताई। अब उन्हें लगा ये सब अलतकिया था, अमेरिका के लोगों ने अलतकिया, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया, तुम्हें पाकिस्तान, कतर और जितने भी इसमें इंडिएशन थे सबने मिलकर बेवकूफ बनाया, खासकर पाकिस्तान ने। और इस्लामाबाद मेमोरेंडम नाम रखते पनौती भी आ गई, वो तो फेल होना ही होना था। अब ट्रम्प अपनी जान छुटा रहा है। जान छुटा कैसे छुटेगा ना, ये तो टेस्ट था, टेस्ट फेल हो गया। अगर टेस्ट ही फेल हो गया, आगे की तो बात ही नहीं होगी ना, फिर तो डील वील तो होगी नहीं सकता भाई। अगर आप एमओयू को पे टिकोगे नहीं, अगर एक छोटा सा वही वाली बात होगी दीपाली जी, आप गाड़ी लेने गए, वो कहता है आपने टेस्ट ड्राइव में ही आपको गाड़ी पसंद नहीं आई, तो क्या वो आपको गाड़ी बेच देगा? नहीं बेच पाएगा ना। आपने टेस्ट ड्राइव कहता भाई ये तो गाड़ी चलती नहीं, मेरे यार मेरे मतलब की नहीं है। तो ये वही वाली बात है। अब अपने सक्सेस को, जो ट्रम्प बहुत बड़ा माइलस्टोन कहता था, अब उससे बचने के लिए ट्रम्प कहना जी नहीं नहीं नहीं, ये हमारा एमओयू था, ये तो एक टेस्ट केस था, ये टेस्ट केस फेल हो गया, हमने टेस्टिंग के साथ एमओयू किया। मैं कहता हूँ ट्रम्प साहब, अगर आपने टेस्टिंग के लिए एमओयू किया होता तो आज आप हमें क्यों बता रहे, तब बताते ना। तो आपने ये फिर ब्लॉकेड क्यों हटाया? अगर आप टेस्टिंग कर रहे थे, ब्लॉकेड क्यों हटाया? टेस्टिंग कर रहे थे तो कतर को क्यों बोला पैसे दो? टेस्टिंग कर रहे थे तो जेडी बिल्कुल। वेंस पाकिस्तान क्यों भेजा? टेस्टिंग कर रहे थे जेराल्ड कुश्नर और विटकॉफ को कतर क्यों भेजते रहे? ये भी टेस्टिंग का पार्ट था क्या? और आप कूद कूद के फांद फांद के कह रहे थे हमने बड़ी डील कर लिया, डन द डील इज डन, द डील इज साइंड, वो भी टेस्टिंग ठीक है। मतलब कहते हैं ना, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। तो मुझे ये लगता है दुनिया को पागल नहीं समझना चाहिए। अगर आप दीवाने हो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कई बार, पर दुनिया पागल नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सटीक बात है। और जी। दुनिया में कोई नहीं, ये चलना था ही नहीं दीपाली बहन। मैं पहले दिन से आपको कह रहा था, आप जानते हैं, मैंने कहा ईरान के लिए इसकी वैल्यू टॉयलेट पेपर से भी कम है। वो कुछ भी कहता रहे ट्रम्प, कुछ भी उसको पाकिस्तान गोलियां देता रहे, ना ट्रम्प को मिडल ईस्ट समझ बिल्कुल आता ना सर, उसको। क्योंकि ये पहली बार नहीं, इससे पहली दफा भी हम लोगों ने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तमाम बयानबाजी यहाँ पर की जाती है और अलग अलग वो बयान देते हैं और बहुत शॉकिंग, बहुत फनी बयान भी कहीं ना कहीं वो देते हैं। सर, जैसे कि हम लोग समझ रहे थे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या कुछ नेचर है, किस तरीके से उनका रिएक्शन होता है और बयानबाजी उनकी तरफ से की जाती है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, अगर लिंडसे की बात करें सर, तो उनकी मौत का रहस्य लगातार गर्माता जा रहा है सर, एफबीआई की भी एंट्री हो चुकी है और बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। इस पर आपका क्या टेक है सर? देखिए, लिंडसे ग्राहम की मृत्यु बहुत शक के घेरे में आ गई है। क्यों? क्योंकि जब लिंडसे ग्राहम की मृत्यु हुई, तीन चीजें हुई। ये ईरान के हिट लिस्ट पे था। ईरान का स्टेट टीवी कहता जी हमने इस काफिर को मार दिया, जहन्नुम बेच दिया। ठीक है जी। फिर इनका विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है। अब विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता मैटर करता है, ठीक है जी, वो कहता है। और कई सारे ऐसे लोग इसकी मौत की खुशियां मना रहे हैं। अब लिंडसे ग्राहम का कार्डियक अरेस्ट हुआ। अच्छा, 48 घंटे हो गए, अब भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ रही। वो कह रहे हैं हम मरा कार्डियक अरेस्ट से है। पर क्या कार्डियक अरेस्ट नेचुरल हुआ या इंड्यूस था? एक होती है टॉक्सियोलॉजी, यानी कि कोई जहर वहर तो नहीं दिया गया। एक होती है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कुछ लिवर इत्यादि के टिश्यू का कुछ कल्चर होता है। इससे आपको पता लगता है जो मरने के कारण है, क्या वो नेचुरल है या अननेचुरल है। ठीक है जी। अब डेथ तो कार्डियक अरेस्ट से हुई, पर क्या एक नेचुरल कार्डियक अरेस्ट से कोई जहर के कारण हुआ, कोई मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण हुआ, कुछ ऐसी चीज उनके साथ की गई जिसके कारण ये हुआ? तो क्योंकि उन्होंने ट्रम्प से कहा था हो सकता है मैं मर जाऊं कुछ दिन देर में, और फिर वाकई कुछ देर में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब एफबीआई पिक्चर में घुस जाती है, एफबीआई की पिक्चर में घुसने के बाद चीजें और कॉम्प्लेक्स होती है। अगर एक नॉर्मल कार्डियक अरेस्ट है, मैं कार्डियक अरेस्ट हुआ, डॉक्टरों ने बताया काम खत्म हो गया, 48 घंटे हो गए या उससे भी ज्यादा हो गए, तो आज अमेरिका में हमारे तो 6 घंटे में पोस्टमार्टम होता है। तो अमेरिका लगभग लगभग मतलब आप देखिए 70-72 घंटे होने को आ रहे हैं। ये क्यों नहीं बता पा रहा है कि लिंडसे ग्राहम की जो डेथ हुई बिल्कुल नेचुरल हुई? टॉक्सोलॉजी और टिश्यू कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कोई संदेहास्पद मतलब शक करने वाली चीज नहीं मिली।
और आपको 70-72 घंटे लगते हैं ये कल्चर करने में। खैर ये भी मानने की बात नहीं। अब ट्रंप की उसकी बहन को, उसका जो सेनेट का पोस्ट उनकी बहन को दिया गया है और काफी नजदीक थे ये ट्रंप के। तो ईरान का बार बार ये कहना कि हमने इसको मारा है और जो ट्रंप के पास के लोग हैं वो ऐसे ही मरेंगे। तो कई बार जो देखिए, मृत्यु जरूर नहीं बंदूक या गोली से हुई, मृत्यु तो जहर के माध्यम से भी हो सकती है, कुछ और तरीकों से भी हो सकती है। तो ये जो एक मृत्यु हुई है, जो आदमी हिट लिस्ट पे था, ईरान कह रहा, खुशियां मना रहा, और यहाँ अमेरिका साफ साफ नहीं आ रहा, और उस पर एफबीआई उसकी एंट्री उसके घर पे जो चीजों को खंगाल रही है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला लग रहा है। यहाँ कैश पटेल एक स्टेटमेंट दे, नहीं 100% नेचुरल डेथ है, मार्को रूबियो दे, सबने उनकी मृत्यु पे संवेदनाएं व्यक्त की है, पर कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो एक क्लियर स्टेटमेंट दे, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल डेथ थी, हम बिल्कुल। इसको डेथ। जी। ये शक के घेरे में चीजों को लाती है। अगर ऐसा हुआ है तो अमेरिका में बहुत से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मौत केवल बंदूक या बम से नहीं आती, बिल्कुल गोली या सर, क्योंकि इसमें पढ़ते दर पढ़ते जो है अब धीरे धीरे करके खुलने लगेंगे और कई खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि और क्या कुछ अपडेट इस पूरे प्रकरण पर सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है। हर हर महादेव। जी, तो जैसे कि आज सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी से हमने तमाम पहलुओं पर बातचीत की है, बलूचिस्तान को भी बधाई दी गई और अब देखना होगा कि किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 न्यूज। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।